साथियों नमस्कार। आज हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे E20। उसके फायदे, नुकसान क्या होता है, कैसे बनता है ये, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी हिस्ट्री क्या है, भारत के अंदर हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री क्या है, कौन सा ऐसा देश है जो इन सब चीज के ऊपर फोकसली काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर एंड टू एंड एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मतलब ये कोई एंटी गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट। हाँ, क्योंकि जब तक फैक्ट्स हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। मेरी एक गुजारिश है आपसे, वीडियो को सुने तो उससे पहले अपने आपके माइंड को एक साइड मत लगाएं कि ये पॉलिसी बेकार ही है या ये पॉलिसी सही ही है। ये गवर्नमेंट हमेशा सही करती है या गवर्नमेंट हमेशा गलत करती है। अगर पहले से हम डिसाइड कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है तो फिर हम फैक्ट को नहीं जान पाएंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि भाई एक बार सेंट्रल होकर के बार समझते हैं कि ये क्या बला है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। सब फैक्टर्स के ऊपर एक बार हम बात कर लेते हैं, देन कमेंट करके एक बार अपने थॉट्स को शेयर जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। इथेनॉल बेसिकली क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना। अब उसके आगे एक नंबर लिखा होता है E10, E20, E85, E100, E50। तो ये जो नंबर है, नंबर का मतलब है उतने परसेंटेज इथेनॉल का मिल पेट्रोल के अंदर। तो उसको E10 बोल दिया, E20 बोल दिया। E20 का मतलब 20% उसके अंदर इथेनॉल है, 80% आपका पेट्रोल है। दैट इज व्हाट द इथेनॉल। ये इथेनॉल बनता कैसे है बेसिकली ना? ये बेसिकली बनता है जो आपका गन्ना होता है ना, उसका जो शीरा होता है उससे बनता है। ब्रोकन राइस, ब्रोकन व्हीट, मक्का, इन सब से इथेनॉल बनाया जाता है। तो वो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल यूज किया जाता है। इट्स नॉट अ मेन फ्यूल कि जैसे क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोल बनता है, वो नहीं है। पेट्रोल पंप पे आप जाओगे तो वो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल के साथ मिक्स करके आपकी गाड़ी में डाला जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि E20 है, फॉर एग्जाम्पल हम E20 को पकड़ के चलते हैं कि E20 कौन सी गाड़ी में यूज हो सकता है। E20 से ज्यादा है जो बातें चल रही हैं, E50, E85, E100 तक की बातें चल रही हैं, वो कौन सी गाड़ियों में यूज हो सकता है। कौन सी कार सपोर्ट करती है, नहीं करती है। एक्चुअली में क्या होता है, दो टाइप की कार होती है, एक मोनोफ्यूल होती है, एक फ्लेक्स फ्यूल होती है। 99% लगभग इंडिया में जो गाड़ियां हैं वो मोनोफ्यूल है। मोनोफ्यूल का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम E20 तक सपोर्ट कर सकती हैं। मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि जो उनके इंजन है, जो आज के टाइम में जो कार्स आई हुई हैं, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट क्लेम करती है और जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज क्लेम करती हैं कि अप्रैल 2023 के बाद जो कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं वो E20 कंपेटिबल है। मतलब उनके इंजन पार्ट्स हैं उसके, वो E20 को सपोर्ट करते हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे टाइप की गाड़ियां होती हैं फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां जो होती हैं वो E20 से लेकर के E100 तक हर एक टाइप को सपोर्ट करती हैं। E50 भी उसके अंदर सपोर्ट होगा, E85 भी सपोर्ट होगा, E100 भी सपोर्ट होगा। आज के टाइम में एक कार अब तक आज तक ऐसी आई है इंडिया के अंदर जो मारुति सुजुकी ने निकाली है, वैगनार। जो हम यूज करते हैं वो वैगनार नहीं, वैगनार स्पेसिफिक एडिशन निकाला है फ्लेक्स। तो एक वही है जिसके अंदर E20 से ऊपर का कोई भी फ्यूल है वो सपोर्टेड होता है। लेकिन हमारे साथ में जो इशू है, हमारे जो क्वेश्चन हैं वो ये है क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो मैक्सिमम E20 को सपोर्टेड है। तो हमारे माइंड में एक ये चीज जरूर है कि हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां है ही नहीं, तो वाई आर वी गोइंग इन दैट वे। तो E20 तक का है, E20 तक का बन रहा है, तो वो चीज सपोर्टेड है। ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इस चीज को एग्री कर रही हैं और गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है। हमारी गाड़ियां मोनोफ्यूल जो सपोर्ट कर रही हैं E20 तक। 2023 से पहले की जो गाड़ियां बनी हुई है, दैट इज अ प्रॉब्लम वन। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में इस चीज को शुरू कब किया गया, कैसे मतलब इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 2018 में एक पॉलिसी आती है। उस पॉलिसी के अंडर ये चीज़ बोला जाता है कि हम बायोफ्यूल को यूज़ करेंगे। जो मैंने शुरू में बताया कि एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका टारगेट रखा गया कि साल 2030 तक, 2030 तक हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 2023 में पीएम ने E20 पायलट को लॉन्च किया। फिर 2025 में E20 की एवरेज ब्लेंडिंग पहुंची एंड फिर 2026 के अप्रैल से भारत सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि हर पेट्रोल पंप पर E20 मिक्स ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो इस चीज़ का तर्क दिया कि इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, एनर्जी सेविंग, पोल्यूशन कंट्रोल, किसानों की आय बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके गवर्नमेंट ने बताया कि ये चीज़ें हमारी मेन प्रायोरिटी हैं। इस E20 को इम्प्लीमेंट करने का मेन मकसद ये 4 चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले ये जो इन चीज़ों पे फोकस किया वो ब्राज़ील ने किया। ब्राज़ील ने क्या किया, जब 1975 के अंदर जब ऑयल क्राइसिस हुए तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। फिर 1979 में इन्होंने प्योर एथेनॉल E100 की गाड़ियों को लॉन्च किया। एक पॉलिसी के तहत आए वो लोग, टैक्स एग्जेम्पशंस दिया, लोन्स दिए, सस्ते लोन्स दिए लोगों को कि आप फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जाइए, वो कार्स खरीदिए। फिर 1980s का जो पूरा दशक था, 80s से 90s के बीच में, वहाँ पर एक्सट्रीमली लेवल के ऊपर चेंज हुए। लोगों ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की तरफ फोकस किया, लोगों ने वो खरीदना स्टार्ट किया। फिर 1993 में मैंडेटरी 22% ब्लेंडिंग का एक कानून उन्होंने पारित किया। फिर 2003 के अंदर जाकर के उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल रिवॉल्यूशन लेकर के आए। उन्होंने एक्चुअली में अपने पेट्रोल पंप पे ऑप्शन देना स्टार्ट किया कि कौन सी ब्लेंडिंग का आप पेट्रोल यूज़ करना चाहेंगे अपनी कार के लिए। आपकी अपनी चॉइस है, यूज़र की चॉइस है, कस्टमर की चॉइस है, वो जाएगा, उसको जो चाहिए वो वाला पेट्रोल अपनी कार में डलवा सकता है। फिर उसके बाद 2007 के अंदर E25 नेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया कि E25 अब नेशनल स्टैंडर्ड है, आपको मिलेगा E25 ही। फिर अब 2026 में अब जो उनका लेटेस्ट अपडेट है वो ये कहता है कि अब वो लोग E30 की तरफ बढ़ रहे हैं। E20, 25, 30, वो 30 की तरफ अब अपना काम कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इसको इंडिया के साथ में। इंडिया में क्या हुआ कि इन्होंने E20 को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद में प्रॉब्लम ये कि E0, E10 इनका ऑप्शन ही नहीं रखा है। उसके बाद में क्या
हुआ कि आपने मैंडेटरी कर दिया ऑटोमोबाइल्स के अंदर कि अप्रैल 2023 से जो भी कार्स बिकेंगी वो E20 कंपैटिबल होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी आपने कर दिया। और साल 2026 अप्रैल में आपने मैंडेटरी कर दिया कि जिस भी पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाओगे वो E20 मिक्स ही है। प्योर पेट्रोल एक अलग होगा, उसकी रेंज अलग होगी, उसका पैसा अलग होगा, उसकी तरफ फोकस नहीं किया आपने। बाय डिफॉल्ट जो पेट्रोल देना शुरू किया उसको E20 मिक्स करके देना शुरू किया। एक्चुअल में अगर हम कंपेयर करें ब्राजील और इंडिया को, इट्स ऑल अबाउट कि जैसे खरगोश और कछुए की रेस थी ना, इट्स लाइक दैट। कछुआ उन्होंने स्लो एंड स्टेडी 50 ईयर्स उन्होंने इस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड किया, तब जाकर के उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को उस चीज का एक्चुअली आदी बनाया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे। धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया, लोगों को टाइम दिया उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। इंडिया में क्या हुआ, एकदम से पुश कर दिया गया कि देयर इज नो ऑप्शन, कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास में। इस वजह से पूरा बवाल कटा हुआ है कि हमारी गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है, उसकी गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है। एक डर का माहौल ऑटोमेटिकली बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज को क्लियर नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट में आ रहे हैं, पार्लियामेंट में आने के बाद वो 3 या 4 लाइन बोल देते हैं, पोल्यूशन कम होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा, उसके बाद में कह दे रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा। भाई पता नहीं किसानों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्योंकि साल 2019 के इलेक्शन हुए थे, उससे पहले गवर्नमेंट ने डीबीटी के थ्रू किसानों को पैसा भेजना स्टार्ट किया था। अगर हम किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है पैसा? जो आप हिसाब दे रहे हो कि इतना पैसा बच गया है, वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, उसकी कोई डिटेल्स मतलब है भी तो वो कम्युनिकेशन में नहीं है, लोगों को नहीं पता है उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। आप आई डोंट नो कैसे आप इस चीज़ को डील कर रहे हो। तो हम व्हीकल कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसकी गाड़ी कंपैटिबल है, किसकी गाड़ी नहीं कंपैटिबल है। तो एक बार व्हीकल कंपैटिबल की बात, एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं किया है कि E20 इंप्लीमेंट होने के बाद कितनी गाड़ियां इफेक्ट होंगी, कितनी गाड़ियां इफेक्ट नहीं होंगी। कोई असेसमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास इस चीज का। दे आर जस्ट सेइंग कि 2023 अप्रैल के बाद में जो गाड़ियां आई हैं वो कंपैटिबल हैं। अगर हम नीति आयोग की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि जैसे कुछ रबर्स हैं इंजन के अंदर है, वो प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई है। ये प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट हुई कि गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई है। यस, रबर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंजन पार्ट्स के अंदर कुछ कुछ जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। इट्स नॉट लाइक डेड सिचुएशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द माइलेज। ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन जो कस्टमर जो कार को यूज कर रहे हैं, माइलेज इज अ वेरी 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 बिग डील। तो माइलेज के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्लेम करती है 3 to 5% की माइलेज कम होगी, 3 to 3.5% की क्लेम करती है ऑटोमोबाइल कंपनीज। बट नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहती है 5 to 6% की माइलेज का आपको फर्क पड़ेगा। को आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लो, एक छोटे टर्म में अगर देखो, देखो समझने की बात इसके अंदर, अगर आपकी गाड़ी 20 की एवरेज दे रही है, 5% भी अगर आप लेकर के चलोगे तो 1 हो गया, तो वो 19 की एवरेज देनी स्टार्ट कर देगी। अब उसको किसी भी एक बड़े लेवल पे देख लो कि मेरी 1000 किलोमीटर कार चलती थी, उस 1000 किलोमीटर में कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा मैं तो 5000 किलोमीटर यूज करता हूँ तो उसमें कितना, मेरे तो जेब से इतना रुपया ज्यादा लगने लग गया। तो ये एक अलग अलग फैक्टर है, उसके हिसाब से हर बंदा अपने आप के लिए चेक कर सकता है कि किसके ऊपर कितना। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी गाड़ियों में हो रहा है कि पुरानी गाड़ियों की माइलेज में फर्क पड़ेगा, नहीं, ये E20 यूज करने पर हर कार के अंदर हो रहा है, इवन वो E20 कंपेटिबल है या नहीं है। माइलेज पे 100% हर एक कार के ऊपर असर पड़ रहा है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है, जब गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन आता है कि माइलेज का, कि माइलेज कम हो रही है, उसका कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जब माइलेज की बात गवर्नमेंट से की जाती है तो गवर्नमेंट इसके अंदर डिफेंडिंग पोजीशन में देखती है। गवर्नमेंट एक फैक्ट लेकर के आती है। गवर्नमेंट का कहना है कि आपके ट्रैफिक के ऊपर, ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, टायर प्रेशर, मेंटेनेंस, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है आपकी माइलेज। गाड़ी चलाते हो, आप खुद गाड़ी चलाते होंगे तो आपने देखा होगा, एक स्पेसिफिक स्पीड तक आप गाड़ी चलाओ, एक स्पेसिफिक आरपीएम पे जब कार चलाते हो तो आपकी कार अच्छी एवरेज देती है। और अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन है, ज़्यादा स्पीड है, आरपीएम ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो कार वो कम एवरेज देती है। ये एक फैक्टर हो सकता है, बट इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि E20 से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। E20 का इंपैक्ट है, जो इंपैक्ट बिना E20 के पड़ रहा था, अब E20 के बाद में वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो एड ऑन होगा। दैट इज व्हाट नॉट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी बात को क्लियर करना चाहिए ना कि मैं ऑलरेडी 120 पर 100 के ऊपर कार चलाता हूँ, मेरा आरपीएम 3000 से ज्यादा चल रहा है, तो मुझे पता एवरेज नहीं दे रही है कार। अब मैं सेम ही E20 के मिक्स के बाद में सेम ही स्पीड के ऊपर सेम आरपीएम पे अगर कार चला रहा हूँ तो वो तो और ज्यादा कम होगी ना एवरेज। इस चीज को गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं शुरू से ही बात बोलता आ रहा हूँ, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। ये सब कुछ ये मेन पॉइंट्स थे हमारे कि E20 क्या है, कैसे है, कितना माइलेज पे फर्क है, मेन पॉइंट्स। अब थोड़ा सा इसको अब एक आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, क्यों गवर्नमेंट को ये लाना पड़ रहा है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, क्यों गवर्नमेंट इतना पीछे पड़ी हुई है, क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है। थोड़ा इन पॉइंट्स पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्यों लेके आई है, क्या ये ईरान यूएस वाला जो वॉर स्टार्ट हुई, इस वॉर के बाद में एक्चुअल में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में देश ऐसे हैं जो इंपैक्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्यों ऐसा हुआ कि हमने ये सोचा कि अप्रैल 2026 में ही क्यों इस चीज को स्टार्ट कर दिया गया। इवन 2023 से कंपेटिबल कार्स आ रही है तो 24 में भी आप कर सकते थे, 25 में भी कर सकते थे, आपने 2026 अप्रैल में क्यों किया? द रीजन बिहाइंड कि मार्च के अंदर जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई उसको एनालाइज किया गया, पता चला, समझ में आया गवर्नमेंट को कि भाई ये तो बहुत लंबा चल सकता है, जैसे यूक्रेन रशिया वाला चल रहा है, भाई ये भी लंबा चल सकता है। तो इंडिया को वो डिपेंडेंसी कम करनी थी। बहुत अच्छा स्टेप है, मैं इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा स्टेप है कि आप अल्टरनेटिव्स लेकर के आ रहे हो। उस अल्टरनेटिव से फ्यूल्स का खर्चा बचाना देश के लिए अच्छा है। ये सब चीजें बहुत अच्छी है। आप दूसरा कन्वर्सेशंस करो किसानों के साथ में, किसानों को लाओ आगे, उनसे बातें करवाओ, वो बताएं आकर के बातों को कि हमें इस चीज का इतना बेनिफिट हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, टोटल कम्युनिकेशन गैप। दूसरा, आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज आपने की, उसके फायदे भी है। फॉरेन एक्सचेंज बचाना, वो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल भी चुके हैं कि सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पे मत जाओ, मतलब रिक्वेस्ट कर चुके हैं वो इन चीजों की। तो ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमको बचाना है, वो भी एक अच्छी चीज है। कम्युनिकेशन कहाँ है? आप कैसे
समझा पा रहे हो, आपका तरीका क्या है, आपका तरीका बहुत गलत है। सिर्फ प्रॉब्लम तरीके की है और उस तरीके में सबसे बड़ा फैक्टर कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं करोगे ना, आप ब्लाइंडली चल रहे हो सर। आपको पता है E20 को लेकर के देश में दिक्कत चल रही है, हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सभी सही है, ये भी नहीं मैं मानता कि सभी सही है। अब लेकिन क्या है कि जब बात चल रही है, आप आते हो, आप आकर के मीडिया में बैठ के आप कहते हो कि मैंने आज E100 की फाइल को साइन कर दिया। क्यों कर दिया भाई? आप पहले E20 पे तो कन्विंस कर लो भाई, E100 पे चले गए, आपसे कन्विंस E20 पे नहीं हो रहे हैं, आप E100 पता नहीं अब क्या कर देंगे, ये कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में जब केजरीवाल सीएम थे तो वो OD1 लेकर के आए थे, ये हम सबको पता। सीखना चाहिए, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को सीखना चाहिए। OD1 जब लागू करने की बात थी ना, केजरीवाल आते हैं, इस एक हाथ में फेफड़े की डमी होती है ब्लैक कलर का, एक हाथ में फेफड़ा होता है जो स्वस्थ फेफड़ा होता है, उसकी डमी होती है। मीडिया में आते हैं, दोनों फेफड़े रखते हैं, कहते हैं बोले देखो पोल्यूशन की वजह से आपका फेफड़ा ऐसा काला हो रहा है, पोल्यूशन कम होगा तो आपका फेफड़ा ऐसा रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जियोगे। आप लोग ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकंड लोग कन्विंस हो गए कि भाई बात सही है। और उसी टाइम में नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोली इसलिए OD1 लागू कर रहे हैं हम लोग, ताकि पोल्यूशन कम हो। पोल्यूशन कम होगा तो आपका फेफड़ा ऐसा रहेगा, आप लंबे जियोगे। दैट इज द वे ऑफ कन्विंस। ऐसे कन्विंस किया जाता है। आपके पास में हजारों सोर्सेज हैं, कन्विंस नहीं करो, आप थोप रहे हो। इंप्लीमेंटेशन का तरीका गलत है। बहुत से तरीके हैं सर, आपको लोगों को ऑप्शंस देने चाहिए कि पेट्रोल पंप पे जा रहा है भाई, यहाँ पे E20 है भाई, लोगों को पहले कम्युनिकेट करो कि भाई 2023 के बाद में जो गाड़ियां बनी है वो कंपेटेबल है। के बाद लोगों को पता हो पेट्रोल पंप पे गए कि अच्छा यहाँ E20 मिक्स मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ प्योर मिलेगा, ये 5 रुपया सस्ता है, ये सेम रेट है, बिल्कुल 100% प्योर, थोड़ा महंगा है जस्ट बिकॉज ऑफ वो। ये कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को बता, की गाड़ी 2023 के बाद में बनी है वो ऑटोमेटिकली E20 डलवाएगा क्योंकि कंपेटेबल है, बाकी लोग वहां डलवाएंगे। फिर आप लोगों को कन्विंस करो कि भाई ये एनर्जी क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर एनर्जी क्राइसिस है तो हमको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे एंड इट्स अ ट्रांजिशन फेज। वो ट्रांजिशन फेज में कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस भी करनी पड़ेगी, पब्लिक को उसका साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी फेस कर रही है, पब्लिक भी फेस कर रही है, हम साथ में मिलकर उसको सोल्व करते हैं। कम्युनिकेशन होगा। सीएनजी आया था तब भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी कि दिक्कत हो जाएगी गाड़ियों में, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप E20 को रोल बैक कर लो, हालांकि गवर्नमेंट ने भी ये बोला, मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। कोई चीज होती है वो अगर इंप्लीमेंट हुई है तो वो इंप्लीमेंट होने के बाद में, क्योंकि साइंटिफिक, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज नहीं मानता कि गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेप ले लेगी जिससे एक्चुअल में करोड़ों गाड़ियां खराब हो जाए, करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। क्यों बोले सिर्फ जो है गडकरी साहब के बोले बेटे को फायदा पहुंचाना है? नहीं, मैं इस चीज के लिए कन्विंस नहीं हूँ भाई। इलेक्शन इनको भी लड़ने हैं यार, ये इतना बड़ा फैसला इसलिए नहीं करेंगे कि सिर्फ गडकरी के बेटे को फायदा पहुंचाना है तो बोले कर दो। आपने देखा होगा MP MLAs वगैरह जो है वो दूसरी पार्टीज के कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपने कांग्रेस के नहीं देखे। एक केजरीवाल को छोड़ दो, केजरीवाल वो अलग ट्रिप पे भाई। उसके अलावा आपने देखो बहुत इतनी सारी पार्टीज है, बड़ी बड़ी पार्टीज है, किसी के नेता नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपोजिशन वालों की बात कर रहा हूँ। कभी सोचा क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं भाई क्योंकि इस देश के जो MLA हैं, MPs हैं, वो दो बहुत बड़े बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। मैक्सिमम MP MLAs स्टेक होल्डर्स हैं दो बड़े बिजनेस में। एक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के अंदर उनका स्टेक होता है, हर किसी की भागीदारी मिलेगी इस तरह की बड़ी चीज़ में। दूसरा शुगर मिल में भी इनके हिस्से हैं। तो ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस चीज को क्लियर करे। आप जब तक क्लियर नहीं करोगे, नोबडी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय देमसेल्फ। वो लोग समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि अपने आप की क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस वजह से कर रही है गवर्नमेंट। आपको समझाना पड़ेगा। कैंपेन चलाओ, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ, PR करो कि E20 के क्या फायदे हैं। नुकसान गिनवाने के लिए लोग अपने आप आ जाएंगे, आप फायदे तो गिनवाओ। आप कुछ नहीं कर रहे हो सर, टोटल कम्युनिकेशन गैप है आपका। अगर आप उसको सही कर लेते हो तो सब सही हो जाएगा। मुझे जो डाउट है एट द एंड ऑफ द डे यही होना है, मोदी जी को आना है, मोदी जी आएंगे, आने के बाद बताएंगे कि E20 के अंदर अब हम ये चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक को ये फायदा होगा एंड टॉपिक विल बी एंड, खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली इज द नरेंद्र मोदी। आपके जो नीचे लेवल के बंदे MLA MP पार्षद, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, किसी की पब्लिक के साथ में कोई डीलिंग नहीं है। कोई आकर के ऊपर जो मैसेज दिया गया है कि ये चीज लोगों को समझाओ, कोई नहीं समझा रहा है। यही प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान वाले केस में थी, यही प्रॉब्लम E20 में होने वाली है, यही प्रॉब्लम आगे उठ के कोई नया केस आएगा उसमें आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी नरेंद्र मोदी हु इज गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन। इट मींस बीजेपी इज अ फेलियर केस है भाई तुम्हारा। इतनी बड़ी पार्टी हो तुम, इतना बड़ा संगठन है तुम्हारा, जमीन से नीचे से तक है तुम्हारे पास भाई, पन्ना प्रमुख तक है। वो पन्ना प्रमुख नहीं समझा सकता क्या उस पन्ने के लोगों को? आप कुछ नहीं करवा रहे हो। आई डोंट नो कैसे आप काम कर रहे हो, इतना अच्छी स्ट्रेटेजी से आप काम करते थे, हर चीज को नीचे तक लेके जाते थे। इस साल जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ग्लोबली ध्यान देना स्टार्ट किया ना, बाहर विदेशों में जाना, ग्लोबली इंडिया को कैसे मेंटेन करना है, इंडिया की पोजीशन को, जैसे उस पर ध्यान दिया, इंडिया के अंदर इंटरनली बीजेपी इज गेटिंग फेल्ड एंड दिस इज द लिटरली अलार्मिंग फॉर बीजेपी। किसी को कुछ तो करना पड़ेगा। यूपी इलेक्शन में आपके पास में दमदार चेहरा है योगी आदित्यनाथ, वो है, वो हैंडल भी कर ले। हर जगह नहीं है ना भाई, हर जगह नहीं है। बिहार में हुआ ना बांकीपुर वाला, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं भी बीजेपी के लिए, बांकीपुर वाला हुआ ना, बांकीपुर में सब कह रहे बोले पीके की जीत, पीके। भाई मेरे लिए बड़ा फोकस पीके की जीत नहीं है, मेरे लिए बड़ा पॉइंट है बीजेपी की हार है वो, क्योंकि वो हार ऐसे नहीं था कि चलता फिरता कुछ था यार। 20 साल से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत रहा है वहां से, पहले उनके पिताजी जीते 2 या 3 बार। पिछले 30 साल से आपका गढ़ था और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गए यार। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि और बाकी जगह कहां जीत मिल जाएगी? इट्स एन अलार्मिंग। मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पर आकर एक बार नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर संभाल लेते स्टेज को, चलो अमित शाह चलो स्टेज को नहीं संभालते, नरेंद्र मोदी स्टेज को संभालते और मैनेजमेंट सारा अमित शाह संभालते तो आराम से जीत जाते बांकीपुर। स्टेज प्रेजेंस में व्हाई इट्स ऑलवेज नरेंद्र मोदी, व्हाई जो पब्लिक से कम्युनिकेट करना है व्हाई इट्स ऑलवेज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कर दिया भाई, 12-13 साल से वही कर रहे हैं, कोई तो संभाल लो आकर के भाई, खत्म हो जाओगे। लोगों का विश्वास अपने आप धीरे 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 कम आता जाएगा
बाकी आपकी मर्जी है। E20 के ऊपर भी यही है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेट करोगे तो फ़ायदा मिल जाएगा और अगर नहीं करोगे तो तुम जानो भाई। थैंक यू वेरी मच।